Now let's discuss question number 13 from exercise 15D. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट ये जो डिस्टेंसेज होते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अगर कोई मैन है या कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है तो हम नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर यहाँ से वो वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है तो वेस्ट की डायरेक्शन इधर होती है, हम इधर मूव करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट साउथ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ नीचे की तरफ होता है, तो हम इधर मूव करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में है सबसे पहले अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू टू वेस्ट। कोई मैन है, वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और वो 35 मीटर वेस्ट की तरफ मूव हुआ। वेस्ट की तरफ का मतलब है इधर मूव हुआ 35 मीटर। ओके, अब वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट से वो 12 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। यहाँ से 12 मीटर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मूव हुआ, वो यहाँ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे अब वो आ चुका है, इसके बीच की डिस्टेंस। तो यू ऑल नो वेरी वेल कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है और वो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, फिर वो यहाँ तक मूव हुआ है। तो ये 35, ये 12 है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, अब हमें हाइपोटेनस की तो वैल्यू पूछी गई है। पी क्यू आर ट्राइंगल ले लेंगे, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, जो कि है 1369। और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो बिग डिजिट्स होती हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर डिवीजन से भी। सो इस डिजिट का स्क्वायर रूट जब हमने फाइंड आउट किया तो वी आर गेटिंग हियर 37 मीटर। सो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई है 37 मीटर। ओके क्लास, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। 14 का सॉल्यूशन आप 13 के जैसे ही करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 में ये बात कही गई है। 15 में देयर इज अ रेक्टेंगल गिवन है जो कि जिसकी लेंथ है 16 मीटर और ब्रेथ जिसकी है 12 मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द डायगोनल्स हियर। एक बात हम जानते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन। सो इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, हमने एक रेक्टेंगल अपने माइंड में एज्यूम किया, तो हम जानते हैं इसमें पी एस इक्वल टू क्यू आर, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। अब आप देखिए रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पॉइंट क्यू, ये जो क्यू वाला वर्टेक्स है, ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा यानी कि इसको बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर, और ये जो पी एस है ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है ये। तो फिर पी क्यू एस वाले में पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाया। पी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 यानी कि 16 का स्क्वायर और 144 12 का स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग हियर 20। पी एस की वैल्यू 20 आ गई तो हमें पता है क्यू आर की भी वैल्यू 20 ही होगी ना, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों डायगोनल्स की ये वैल्यू आ चुकी है 20। ओके, now let's see question number 16. In question number 16 it is we need to find the parameter of the question and length is given 40 मीटर, जो लेंथ है वो दी गई है और एक डायगोनल दिया गया है। पी क्यू आर एस हमने मान लिया कि देयर इज अ रेक्टेंगल और लेंथ दी हुई है, डायगोनल दिया हुआ है, पैरामीटर इज बीइंग आस्क्ड। पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेथ की वैल्यू भी चाहिए ना, लेंथ गिवन है लेकिन ब्रेथ ये बी लिखा हुआ है, ब्रेथ हमें नहीं पता है लेकिन डायगोनल पता है। अब हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं ब्रेथ निकालने के लिए। सो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। यहाँ से पी आर की वॉट एवर विल बी द वैल्यू, जो भी ब्रेथ की वैल्यू होगी आप निकालेंगे, पी आर ही तो ब्रेथ है, ब्रेथ की वैल्यू आप निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के। जब आपको बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो लेंथ, यू ऑलरेडी हैव लेंथ, ब्रेथ की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। सेम यही वर्क क्वेश्चन नंबर 17 में होगा। इन क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो पैरामीटर इज बीइंग आस्क्ड और जो आपको डायगोनल्स हैं वो दिए गए हैं। एक डायगोनल की वैल्यू आपको 16 दी गई है, एक डायगोनल की वैल्यू आपको 30 दी गई है। और रोम्बस में आपको एक बात पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वली डिवाइड करते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं। यानी कि ये अगर मैं पॉइंट ले लूँ, अगर ये पूरा 30 है तो इस पॉइंट तक ये 15 इतना 15 इतना, अगर ये पूरा ए सी 16 है तो 8 इतना और 8 इतना, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो आपको पता है ए सी अगर 16 है और बी डी अगर 30 है, अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए ए ओ बी, ये वाला आप ट्राइंगल ले लीजिए, इतना पोर्शन आपका 8 आ गया ना, ये वाली साइड 8 आ गई, 16 है लेकिन हाफ की वजह से 8 हो गया,
ये हाफ की वजह से 15 हो गया। अगर आपको ए बी पता चल जाए, कोई भी एक साइड पता चल जाए, तो आप पैरामीटर निकाल लेंगे ना, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, आप 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड में। ओके, सो ए ओ बी जो ट्राइंगल है, अब इसमें क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए क्या है 8, ओ बी क्या है 15। तो आप यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये ओ ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द पैरामीटर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।